नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा सेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका ग्रुप सी और डी वाला जो एग्ज़ाम है ये आ जाता है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसके अलावा अन्य भी कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी जाए काम आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि वो भी जब हम इस चैनल पर डालते रहते हैं तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक इनमें से क्या है? किलोग्राम, जिसे केजी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मीटर एम, और सेकंड ग्राम मीटर सेकंड। तो इसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है? और यहाँ पर जो इनमें देखें तो सारों में ऑप्शन जो है ए वाला ही माना गया है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है इसमें एसआई में ये आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व इनमें से कौन सा है? तांबा है, लोहा, चांदी या यूरेनियम। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन डी वाला। तो परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व जो यूरेनियम है उनको माना गया है। चांदी जो है इसके भार की बात करें तो ये माना गया है 107.87। लोहा परमाणु भार में माना गया है 55.8। तांबा इसको माना गया है 63.5, और यूरेनियम जो है इसे माना गया है 238 पॉइंट नहीं है, 238 है। तो इतना जो है यहाँ पर ये माना गया है। तो सबसे भारी जो है यहाँ पर ये यूरेनियम जो है इसको माना गया है। उसके बाद है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे? कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति के लिए? तो कौटिल्य जो यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे और इनका संबंध है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है। ये जो आचार्य चाणक्य जो है, जिनको ये कौटिल्य भी कह देते हैं, विष्णुगुप्त भी कह देते हैं, के द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोक वाले इस ग्रंथ से मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो स्थिति है उसकी जानकारी हमें मिलती है। 15 खंडों में बटे हुए इस ग्रंथ का द्वितीय और तृतीय खंड सबसे प्राचीन माना गया है। और इस ग्रंथ में निम्न जाति वर्ग में सम्मिलित शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी 1920, 18, 19 या 21 में सत्याग्रह सभा की स्थापना। और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला माना गया है फरवरी 1919 को। तो रोल्ट एक्ट हुआ था ये 1919 में। तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। उसके बाद है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य, ये तुगलक होगा यहाँ पर, संगम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये जो ऑप्शन बी में है तुलुई है, ये तुलु वंश, इनसे इनका संबंध है। और ये जो कृष्णदेव राय जो है इनका संबंध देखे तो ये माना गया है 1509 से 1529 ईस्वी। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे जिसका संबंध तुलु वंश से था।
इसने सत्ता संभाली तब साम्राज्य की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और साम्राज्य को बीजापुर के सुल्तान तथा उड़ीसा के शासकों से भय बना हुआ था और इसने दक्कन के सुल्तानों के मुसलमान शासकों की सुप्त शक्ति को पराजित किया और 1542 में रायचूर दोआब को जीत लिया और गुलबर्ग जो थे उनको भी जीता और शिव समुद्रम जीतने के साथ ही उम्मतूर के शासकों को पराधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। और एक ये योद्धा होने के साथ ही कृष्णदेवराय जो है कला साहित्य का भी इन्हें बहुत संरक्षक माना गया है और इनके दरबार में अष्टगज ये विराजमान थे। आर्ट साहित्यकार कह सकते हैं आप, आर्ट साहित्य के जानकार और मनोचरित्र रामू का लेखक, इनमें से एक जो इन्हीं को माना गया है। कृष्णदेवराय स्वयं एक कवि थे और इसने अमुक्त मल्लयुद्ध की रचना की थी और कृष्णदेवराय एक महान निर्माणकर्ता भी माने गए हैं और इनके द्वारा हजारा राम मंदिर व विठल देव मंदिर इनकी रचना की गई थी और नागलपुरम नामक एक नवीन शहर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है इनके बारे में ये वर्णन था। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कनिष्क या अशोक को? तो भारत का नेपोलियन और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायकों में से एक माना जाता था। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का तीसरा शासक था और उसका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला का संरक्षक था और उसका नाम जावा पाठ में तंत्रिका मंदका के नाम से प्रकट है और समुद्रगुप्त के अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और समुद्रगुप्त ने अपना जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। उनके बारे में वे स्मिथ ने आकलन किया है कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत के नेपोलियन थे। उसके बाद है इनमें से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? वर्मा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान में? तो ये गदर आंदोलन इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को भुगतान संतुलन, भुगतान घाटों के कुल संतुलन, निवल अदृश्य या व्यापार संतुलन? तो इसको क्या कहा गया है? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी वाला, तो व्यापार संतुलन जो है इसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है राजकोषीय घाटा क्या होता है? ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्ति उसकी व्यय की पूर्ति के व्यय पूर्ति करने में विफल हो जाती है। सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि या विनिमय दर में गिरावट, जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो ये जो राजकोषीय घाटा है ये क्या होता है? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्ति उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, तो उसको कहा गया है। उसके बाद आ जाता है इनमें से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है? वातोड़, मिश्रोड़क, हिमनद या जलोढ़ की? तो मृदा की ढुलाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण इनके द्वारा मानी गई है और यह है ऑप्शन डी वाली, हिमनद के द्वारा। उसके बाद है इनमें से कौन सा पृथ्वी का निकटतम स्थान है? डेल वैली, कैस्पियन सागर, सुंदरवन डेल्टा या मृत सागर? तो पृथ्वी का निम्नतम सागर है और निम्नतम सागर कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है। कौन सा है? ये मृत सागर है और मृत सागर जो है समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है और यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इस सागर में तैराकों का डूबना लगभग असंभव है।
क्योंकि मृत सागर जो होता है इसमें कोई नहीं डूबता है, सभी वस्तुएं ऊपर ही तैरती रहती हैं। आम पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होती है। इस सागर के भौतिक गुणों का वर्णन स्वयं अरस्तु ने भी किया था। तो मृत सागर जो होता है इसमें जैसे वैसे आम पानी होता है जिसमें व्यक्ति डूब जाता है, तो इसमें नहीं डूबते हैं। उसके बाद है कौन से इनमें से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस, यूपीएस, आरएआईडी या रोम। तो कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है, और ये होता है ऑप्शन ए वाला कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है इस पर ही कंट्रोल सिग्नल सीपीयू के द्वारा जरूरत के अनुसार डाटा पढ़ने या फिर लिखने के लिए मेमोरी अथवा आईओ पोर्ट से एड्रेस बस द्वारा इस लोकेशन को एड्रेस भेजा जाता है, और एक कंट्रोल सिग्नल भी कंट्रोल बस द्वारा ही भेजा जाता है। तो ये ऑप्शन ए जो इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है? ओपीआरसी। तो फुल फॉर्म आप कह सकते हैं इनकी, और जो ऑप्शन रहेगी इसमें डी में ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। उसके बाद इनमें से ई कॉमर्स व्यापार का एक लाभ नहीं है। उच्च प्रारंभिक लागत, स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच या असीमित व्यापार समय। तो इनमें से ई कॉमर्स व्यापार का एक लाभ नहीं है, जो ऑप्शन ए में है उच्च प्रारंभिक लागत। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का एक उदाहरण है? मछली, केचुआ, जोंक, सांप और गिरगिट या मेंढक। तो अकशेरुकी प्राणियों का एक उदाहरण है, और अकशेरुकी प्राणी का उदाहरण कौन सा है? जो ऑप्शन बी में है केचुए और जोंक। अकशेरुकी का मतलब जो यहाँ पर इनमें क्या है, हड्डी नहीं होती है केचुए और जोंक में, और इनका मस्तिष्क और हृदय ज़्यादा विकसित नहीं होता है। केचुआ और जोंक इनके उदाहरण हैं, जबकि अन्य सभी अकशेरुकी प्राणी जंतु है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। मेंढक हो गए, सांप है, चाहे गिरगिट है, मछली है। तो केचुआ और जोंक ये अलग है। उसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है। और इसमें जो देखिए सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम, थैलेमस, कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन ए वाला है सेरिबेलम। तो कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क का? हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार। तो सेरिबेलम जो इनको माना गया है। सेरिबेलम जो होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। गुंबज की तरह, और नीचे का भाग इसमें सुतल होता है। कपालगों का अधिक भाग प्रमस्तिष्क से भरा रहता है, और प्रमस्तिष्क एक गहरी लंबवत दरार या विदर के द्वारा दाहिने एवं बाएं अर्धगोलार्ध में विभाजित रहता है, और यह पृथक्करण आगे एवं पीछे के भाग पर पूर्ण होता है, लेकिन मध्य में ये अर्धगोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की चौड़ी पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे कार्पस कैलोसियम कहते हैं। तो इस प्रकार से है ये। उसके बाद इनमें से मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटराइट मिट्टी। तो मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये कौन सी है? और इनमें जो रहेगी ऑप्शन सी वाली है। तो कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो है लगभग 43% जो भाग है इसमें पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी जो है इसको माना गया 18.5%। और जो काली मिट्टी है इसको देखो तो ये माना गया है 15%। और तो इस प्रकार से है। उसके बाद है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी की संरचना में लगभग 25 से 27, 40 से 42, 32 से 35। तो कौन सी है?
और यहाँ पर जो ऑप्शन डी इसको माना गया लगभग 32 से 35%। उसके बाद है पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का अर्धव्यास इनमें से कितना माना गया है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है 6371 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इतनी है, और जिसमें विषुवतीय त्रिज्या जो है 6378, विषुवतीय त्रिज्या जो है ये 6378 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय त्रिज्या है ये 6357 किलोमीटर है। और बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या, बृहस्पति ग्रह की जो त्रिज्या ये है 699 किलोमीटर, और चंद्रमा की है 1737 किलोमीटर। उसके बाद है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो, दांडी मार्च या खिलाफत आंदोलन। तो इनमें से कौन से आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, और इनमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। कब था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका संबंध है 1942 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में आयोजित कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो तर्क शक्ति रीजनिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जैसे एक शब्द दिया गया है ये वाला प्रॉपर्टी, इसको 133 के रूप में, और जो स्टेट है इसको 70 के रूप में कोटबंद किया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट जो यहाँ पर आया है इसमें इसका कौन से वाला शब्द यहाँ पर होगा, अक्सर कौन से वाले होंगे, तो ये किस अनुसार है और ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर 133 कैसे आए हैं, जैसे आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें कितने, जैसे आपको पता है 26 होते हैं इसमें अक्सर। तो ये P जो है P कौन से नंबर पे है, R कौन से पे है, O कौन से पे है, तो वही क्रम जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे 16, 18, 15, 16 और फिर 5, 18, 20, 25। तो इस प्रकार से इनका सारों का क्रम है ABCD। जब हम इसको लिखेंगे या आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं AEJOTY 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो यह तरीका है आसानी से याद रखने का। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा जो यहाँ पर अक्षर है कौन से नंबर पे आया है। तो ऐसे यहाँ पर जब इनको जोड़ करते हैं तो ये 133 आता है, इनको जोड़ेंगे तो ये 70 आएगा। ऐसे डेवलपमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, तो इसका जो बनेगा ये ऑप्शन डी वाला बनेगा 131। नेक्स्ट है, जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है उसी प्रकार एनीमिया का संबंध किससे है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन डी से है। तो जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, इंसुलिन, और उसी प्रकार से एनीमिया का जो संबंध है वो रक्त से माना गया है। जैसे इंसुलिन होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, और उसी प्रकार रक्त की कमी से एनीमिया ये रोग होता है। उसके बाद है पिक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो माउंटेन दिया गया है इसको कैसे लिखा जाएगा, और इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी माना गया है MNOPQR। तो इस प्रकार से है, P एक अक्षर का गैप है, P MNOPQR, और HI। तो क्या है, इसमें एक बार तो इस साइड से चल रहा है, एक बार इस साइड से है, तो इस प्रकार से है। और जब हम इसको भी ऐसे करेंगे MNO यह होगा इसका फिर, तो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा MOON
UWNMTVAZIKNM। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्या है, सही क्रम में आपने लगाना है, कैसे कैसे ये होते हैं। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है, शहर होता है, शहर होगा, और उसके बाद राज्य होता है, राज्य के उससे बड़ा देश है, देश के आगे फिर महाद्वीप है, महाद्वीप से आगे विश्व है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है, शहर, राज्य, देश, महाद्वीप और विश्व। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला इसमें बन जाएगा। उसके बाद है नीचे 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं और जो सही है वो आपने इनमें बताना है। तो इसको भी आपने कुछ डायग्राम वगैरह इसका बनाना होगा, तभी जो आपके समझ में आएगा। जैसे कुछ खरगोश, कुछ खरगोश, कुछ खरगोश क्या हैं, बत्तखें हैं। कुछ है तो थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका यहाँ पर बत्तखों का आ जाएगा। कुछ खरगोश बत्तखें हैं, कुछ बत्तखे कुत्ते हैं। तो कुछ बत्तखे, तो ऐसे हो जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है, बत्तख है और कुत्ते हैं, बत्तख है और कुत्ते हैं, कुत्ते को डॉग लिख लेते हैं, डॉग। कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो कोई भी जो कुत्ता घोड़ा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनसे अलग ये हो जाएगा। तो कोई भी कुत्ता, क्योंकि कुत्ता अलग है, और ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़े को लिख लेते हैं हम एच। तो ये क्या है, इनसे मिलता हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, कोई है, कोई भी कुत्ता घोड़ा नहीं है, ये अलग है। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर डायग्राम जो है बनेगा। तो जब हम इसका यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे कि कोई भी घोड़ा बत्तख नहीं है, घोड़ा बत्तख नहीं है, कोई भी कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई भी कुत्ता, कुत्ता क्या नहीं है, खरगोश नहीं है, तो इसमें मिल रहा है। और कुछ बत्तख खरगोश है, कुछ बत्तख खरगोश है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा इसमें ऑप्शन बी वाला माना गया है। केवल निष्कर्ष 3 यहाँ पर निकलता है कि कुछ बत्तख खरगोश है। तो कुछ बत्तख खरगोश है, क्योंकि इसका संबंध इससे है और इसका इससे है। उसके बाद है नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें संख्या आपने बतानी है कौन से वाली यहाँ पर आएगी। तो इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा 51। तो जैसे यहाँ पर कैसे बना, 100 में से एक गए 99, 99 में से जब हम 3 कम करते हैं तो 96, 96 में से जब हम 5 कम करते हैं तो कितना आएगा, 91, 91 में से जब हम 7 कम करेंगे तो क्या आएगा, 84। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये वाला क्रम जो है यहाँ पर इसमें चल रहा है। और जब हम इसमें से 13 कम करते हैं तो क्या आएगा, 51 इसका आ जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प अलग है। तो जो अलग है वही बताना है। तो अलग कौन सा है और किस प्रकार से है, इसमें देखें तो ऑप्शन बी इसका रहेगा LNPQ। तो ये इसका अलग है, क्योंकि और सारे में देखें तो EFGHIJK इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो LMNOPQ, तो यहाँ पर इसमें कोई नहीं है, P के बाद सीधा Q है, MNOPQ, तो यही अलग है। उसके बाद है कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है, कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। तो
जिसका बताना है कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अपने ऊपर रख के ही देखने हैं, तभी जल्दी ये समझ में आएंगे, निकलेंगे भी। और जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन भी आएगा इसमें। तो कुमार विक्रम का क्या है, पुत्र है। इसका जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, विक्रम है, विक्रम का पुत्र हो गया कुमार, कुमार इनकी माता और यह है पत्नी, इनका संबंध पत्नी और विक्रम के पिता, और ये जो पिता हैं इनका संबंध और पुत्र। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बनेगा। तो कुमार का विक्रम से क्या है, पुत्र। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो इनका जो यहाँ पर क्रम है वो किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, एल बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज हो गई, यहाँ पर ये वर्ग हो गया। तो इससे आगे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जब इनको देखेंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो ये जो श्रृंखला जो दी गई है इसमें क्रमशः एक रेखा जुड़कर ज्यामितीय आकृरेखा बन रही है, इसलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये सी वाली आकृति यहाँ पर बनेगी। नेक्स्ट है, एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्ट थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया और उसने 50 थान प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा। और यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो कितने काट लेगा, 125 थान। तो दर्जी ने प्रत्येक थान को 11 समान लंबाई के टुकड़ों में काटा। तो 11 टुकड़ों को काटने के लिए उसे 10 कट लगाने पड़े। तो एक कट लगाने में कटों की संख्या कितनी थी, 10 थी। फिर 1 मिनट में अगर वो 50 कट लगाता है तो 1 मिनट में काटे गए थान कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50/10। और 25 मिनट में काटे गए थान तो फिर ये हो जाएगा 50/10 गुणा में 25। तो कितना आएगा, 125। उसके बाद है, नीलिमा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। तो इस प्रकार के जो आपने इस प्रकार दिशा बना लेनी है। जो हमारा जिस तरफ मुख होगा तो वो उत्तर की साइड, जिस साइड में पीठ होगी तो वो दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड होगा तो पूर्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड होगा तो पश्चिम हो जाएगी। इस प्रकार से बना लेना है। तो नीलिमा अपने घर में प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। उसके बाद वह बाएं मतलब लेफ्ट हैंड मुड़कर सीधे बराबर दूरी पर चलती है और फिर बाजार से कुछ खरीदारी करती है और वह फिर वहाँ से बाएं मुड़कर चलती हुई पुस्तकालय पहुँचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी उसने घर से चलकर मंदिर को जाते हुए तय की थी। फिर वह बाएं मुड़ती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मुड़ती है बाएं हैंड और अपने घर तक पहुँचने तक चलती है। उसके रास्ते को किस आकार के बनाने की संभावना है। तो उनका घर जो है किस प्रकार से बनेगा। तो उनका घर क्या है, ये आयता आकार में है। ऐसे ये आयत जो है ये वर्ग कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो समकोण बनने की संभावना इसमें रहेगी। समकोण में है तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे स्पष्ट रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत
होते हों, ज्ञात कर कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं या करती है। तो जैसे चार्ली चैपलिन ने जितनी भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्म थी। उनकी कुछ फिल्में MGM द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, MGM केवल फिल्म बनाती है। चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाई गई कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था। MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्में बनाई। सभी मूक फिल्में जिसमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया MGM द्वारा बनाई गई थी। तो कौन से वाला यहाँ पर निष्कर्ष सही निकलता है, पुट वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी है, केवल निष्कर्ष 2 ही यहाँ पर इसका अनुसरण करता है। चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाई गई कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया था। इसका डायग्राम भी कुछ वैसे बनेगा जैसे मुर्गी बत्तख वाला, वो जैसे हमने पिछले किया था। तो जैसे ये चार्ली चैपलिन हो गए और मूक फिल्म हो गई, मूक फिल्म और कुछ हिस्सा MGM का है, MGM। उसके बाद घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती है? 44, 11, 22 या 88 बार। तो घड़ी की जो सुई है एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगी? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितनी बार होंगी? 44 बार होंगी। प्रत्येक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई एक घंटे में 2 बार क्या होती है? समकोण होती है, समकोण। और लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 बार समकोण बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बनाती है? 22। और जो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी इसके, 44। तो 8 से 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां 3 बार, कितनी? 3 बार। और इसी प्रकार से 2 और 4 के बीच 4 की बजाय 3 बार ही समकोण होती है। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? शनिवार, बुधवार, मंगलवार या फिर गुरुवार। तो 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? और इस दिन था गुरुवार। क्या यहाँ पर 1987 पूछा गया है? तो इसको भी आपने कैसे हल करना है, जैसे 1600 वर्ष है, 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं? 0। और 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 1। जो 86 वर्ष है जिसमें 21 लीप वर्ष और प्लस में 65वां वर्ष। फिर उसके बाद 42 और 65 अतिरिक्त दिन, तो कितने हो जाएंगे? 107 और 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो जो है इसका गुरुवार आएगा। ये 6 अगस्त 1987 को क्या दिन था? गुरुवार। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सोरेन की आयु और उसकी सेवा अवधि का योग 105 होने पर वह सेवानिवृत्त हो सकता है। वर्तमान में उसकी आयु 40 है और उसने 19 वर्ष तक कार्य किया। यदि वह सेवानिवृत्त होने तक कार्य करता रहा तो सेवानिवृत्त होने पर वह कितने वर्ष का होगा? और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? ऑप्शन बी रहेगा, 63 वर्ष। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हिंदी जॉब से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक जो व्यंजन है यहाँ पर कौन सा है? श, ल, झ या। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी है, बी, ला जो इसको मान गया है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए। और यह वह अर्धस्वर भी कह सकते हैं और जो यार लवंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो भी आते हैं।
और ये सा जो है इनको उपसर्गवर्ण कहा गया है। और ये झा का से लेकर माँ तक ये स्पर्शवर्ण में आते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक सही शब्द है, और सही शब्द कौन से वाला है। और यहाँ पर जो सही शब्द कौन सा है, तो जो देखें तो ऑप्शन बी जो है उसी को यहाँ पर माना गया, सिंह को। उसके बाद आ जाता है तत् प्लस में शिव का जो संधि रूप होगा कौन सा बनेगा। और इनका जो रूप देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला, तत्शिव, तत् प्लस में शिव, ता जो है उसको चा होता है तब बनता है, और सा को छा होता है, ये जो सा, तो उसके बाद बनता है। उसके बाद है 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है 19 में। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग है तो इसका मतलब शुरू में लगा होगा यहाँ पर। तो उन है, उत है, उन्त है या उद है, कौन से वाला है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है, उन जो है इसमें माना गया है। उन उपसर्ग पूर्वक नीस मूल शब्द हो गया, उनका मतलब कम, और उन उपसर्ग जब से बना है 29, 59, 69। उसके बाद है आभ्यंतर का सही अर्थ है। एक होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य। तो किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो इंटरनल एक्सटर्नल आपने पढ़ा ही होगा। तो आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है, और इस सही अर्थ क्या है, जो अंदर है। आभ्यंतर मतलब अंदर, और बाह्य बाहर। उसके बाद है हथियार डालना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जीतना, क्रोध करना, आराम लेना या हारना। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी वाला, तो हथियार डालना का मतलब क्या है, हारने से है। हथियार डालना मतलब हार लेना, हार मान लेना, मरना, पछताना, हाथ पैर मारना, काफ़ी प्रयत्न करना। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, निज है या मध्यम पुरुष है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम का घनश्याम ने अपनी आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो यहाँ ये संबंध दिखा रहा है, मध्यम है, उत्तम है या निजवाचक कौन सा है। तो आप देख सकते हैं अपने आप मतलब स्वयं, ये जो व्यक्ति है घनश्याम कर्ता, इन्होंने अपने आप ही जो प्रोग्राम था उसका जो भी प्रबंध था वो स्वयं किया। तो क्या है, निजवाचक ये हो जाएगा। जिन सर्वनामिक शब्दों से अपने निज, अपने, अपनी, मेरा, मेरी, तो इस प्रकार का जो दिखाई दे शब्द, तो मतलब क्या में निजवाचक है। उसके बाद है इनमें से एक सही नहीं है। नीलकमल कर्मधारय समास है, आजीवन तत्पुरुष है, चौराहा द्विगु है, यथाशक्ति अभाव है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है, और वो कौन सा है। तो नीलकमल में भी कर्मधारय है, आजीवन जो है आजीवन, जीवन भर। तो तत्पुरुष समास इसमें दिया गया है, जबकि यहाँ पर तत्पुरुष नहीं है। इसमें कौन सा है, सुर में अव्यय उपसर्ग जहाँ पर हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर सुर में यथाया है, ऐसे ही आहा है। तो यही इसका होना चाहिए था। उसके बाद आ जाता है निम्न में से जो यहाँ पर मिश्र वाक्य है वो बताने हैं कौन से हैं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा है। एक वाक्य जो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन डी में है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, और दोनों वाक्य आपस में जब जब, जहाँ वहाँ, अगर, तो इस प्रकार के शब्दों से जुड़े हों, तो उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। मेरे पास जो पेन है
वह मोहन का है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया। उसने कहा कि मैं उत्तीर्ण हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वर्ग अ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को ब से मिलान करने हैं। अ को ब से यहाँ पर उदाहरण और साइड में इनके अलंकार है। और यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है, बी डी ए सी। इनको मिलान करके देख लेते हैं कौन से में कौन सा बन रहा है। तो पीपर पात मन सरिस मन डोला, पीपल का जो पत्ता उसके समान जो मन जो है वो डोल उठा। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर देखें तो कौन सा आया है, उपमा अलंकार आया है। यहाँ पर उपमा की गई है पीपल के पत्ते के साथ। आए महंत बसंत, और यहाँ पर देखें तो कौन सा है, यहाँ पर है रूपक अलंकार। चमक गई चपला, चपक गई चपला चमचम, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। चमचम, चमक चपला, अनुप्रास अलंकार। देख लो साकेत नगरी, ये आपने पढ़ा होगा। तो देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस प्रकार के आपने पढ़ा होगा। तो जो अतिशयोक्ति अलंकार में आता है, कहाँ गया अतिशयोक्ति, ये वाला है। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से जो सही है वो आपने बताना है कौन से वाला है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी वाला, इसको माना गया है क्योंकि ये जो शब्द है यहाँ पर आम, ये क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो आर इसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, क्रियाएं दो होती हैं, अकर्मक सकर्मक क्रिया। तो ट्रांसिटिव क्रिया जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया बतानी है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, ये ट्रीटेड हर बैडली, इसको माना गया है। उसके बाद आया हिज कवरेज वन हिम हॉनर टूवर्ड हॉनरिस। ये जो शब्द आया हॉनर, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है नाउन, संज्ञा। तो यही जो यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर विच बेस्ट दिस गिवन वर्ड सेंटेंस। तो ये जो एक यहाँ पर पंक्ति आई है, ये क्योर फॉर डिसीज, इसका अर्थ बताना है इसमें कौन से वाला है। और इसका जो आया है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसका जो मतलब है, ये एक जो रामबाण दवा कह सकते हैं कि सारे इलाज, सारे जो बीमारियों के लिए एक दवा रामबाण औषधि, तो वही इसका अर्थ है रामबाण दवा। कैटिस जो है यहाँ पर ये जो आया है, इसका मतलब है बेदाम बिना मूल्य का या मुफ्त। और टेम्पोरल जो है यहाँ पर आया है, इसका मतलब है पार्थिव, सामकायिक, संसारिक, लौकिक। उसके बाद है यहाँ पर पॉइंट द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग, जो यहाँ पर दिया गया है, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी। तो आवाज़, भाषा जो है कैसी है, जैसे शहद होता है, शहद के समान मीठी। तो यहाँ पर ये बताना है इसमें कौन सा है, अलंकार वगैरह जो है, सिमली है। तो इसको देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन ए वाला है, उपमा अलंकार। उसके बाद है यहाँ पर जो करेक्ट आइडिया में फ्रेसेज बतानी है, सेलियास टॉल टेल्स हैव नो मीनिंग। तो इसका मीनिंग सेलक टाल टेल्स जो है हैव नो मीनिंग। तो कौन सा मीनिंग नहीं है, जो देखे तो जो ऑप्शन है सी वाला बोस्टिंग, जो यही नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
हरी इज इंडस्ट्रियस दैन इंटेलिजेंट। तो जो रिक्त स्थान है उसमें आपने बताना है कौन सा वाला आएगा एडजेक्टिव में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला आएगा, हर इज मोर इंडस्ट्रियस दैन इंटेलिजेंट। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो सही है, तो इनमें सही कौन से वाला है, जो ऑप्शन डी में है, मतलब हत्याकांड। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनका अपोजिट अलाइट, और इसका है अपोजिट विपरीतार्थक उल्टा, जो ऑप्शन है बी में बार्क। तो लाइट जो होता है इसका मतलब होता है उतरना या पाना, और अम्बार्क जो इसका मतलब होता है चढ़ना। तो ये उतरना और चढ़ना। उसके बाद है यहाँ पर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पर एक शब्द ये आया है वर्ड एडजेक्टिव में है, और जो होता है सजीव, जीवंत या फिर जिंदा दिल। तो इसका जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है। और इसके बाद जो हमारे जो यहाँ पर हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि जॉर्ज थॉमसन ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, जहाजगढ़, हांसी, टोरना या रोहतक को। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी है हांसी, इनको बनाया था, और आयरलैंड के निवासी थे, जिसने राज्य के बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए हांसी राजधानी की जो स्थापना की थी, मतलब इनको बनवाया था, किलेबंदी कराई थी। उसके बाद आ जाता है शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कौन से स्थान पर है, पानीपत, सोनीपत, थानेसर, हांसी में। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, ये थानेसर में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और 1650 जो है 1650 में जो दारा सिको है, इन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में इसको बनवाया था। उसके बाद हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो कब किया था ये, और ये किया गया था अप्रैल 1919 में। और पूरी डेट की बात करें तो ये थी 8 अप्रैल 1919 को। उसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, राखीगढ़ी, सीसवाल, करनाल या रोहतक से। तो हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला है राखीगढ़ी। तो भारत में राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता से जुड़े सबसे पुरातात्विक महत्वपूर्ण जो स्थान है ये मिले हैं, जिसमें खुदाई के दौरान लगभग 4500 साल पहले के एक विकसित सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो ये राखीगढ़ी जो स्थान है वहाँ से। उसके बाद है हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले में से निकाला गया, और 24 जुलाई 1991 को फिर इसे करनाल जिले में मिला दिया गया, और 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बना था। तो ये कौन सा था, तो करनाल से इसे निकाला गया था। रोहतक, हिसार, पानीपत या फिर कुरुक्षेत्र, और इसमें जो था ये ऑप्शन सी वाला था पानीपत। और पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 1526, 56 और 1761 के लिए। उसके बाद है कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना टाउन हॉल अमृतसर, पंजाब, भारत में की थी। इस न्यास के अध्यक्ष किश्वर देसाई, प्रीति सिंह, सुनीता जैन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कला और संस्कृति विरासत न्यास, तो इस न्यास के जो अध्यक्ष जो इनमें माने गए हैं ऑप्शन ए वाले किश्वर देसाई। उसके बाद है हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना गया है, मानव, गाय, पक्षी या सर्प का।
और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, तो ये है सर्पों का। उसके बाद है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो श्रावण में होता है और शुक्ल पक्ष में है और तृतीया को। गुग्गा नवमी, तीज, सांझी या गोवर्धन पूजा। तो श्रावण जो सोन कह देते हैं जिसे, तो उसमें आता है जो ऑप्शन सी वाला है, तीज। उसके बाद इनमें से प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना, बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त, दाएं हस्त या बाएं हस्त स्मारक, तो इनके द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, खुला हस्त स्मारक। तो एक खुला हाथ आपने जब बना हुआ दिखाई दिया होगा, ऐसे से कुछ है। उसके बाद है हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि को सम्मान दिया गया है, सूरदास, कुमारदास, लक्ष्मीचंद या इनमें से कोई सब नहीं। तो हरियाणा संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि के रूप में जाना गया है, और यहाँ पर जो जाना गया है ये जो ऑप्शन सी में है, लक्ष्मीचंद को। उसके बाद है सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था, मेवात, पंचकुला, पलवल, चरखी दादरी। तो इसमें था ये ऑप्शन जो डी में है, चरखी दादरी। और ये बना था 8 सितंबर 2016, 22वां जिला बना था ये। उसके बाद है महम किला हरियाणा के किस जिले में है, हिसार, कैथल, जींद या रोहतक में। तो महम, और इनमें देखें तो ये ऑप्शन सी में है, तो कहाँ पर है, ये रोहतक में है। उसके बाद है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा राज्य के पूर्व में है, तो पूर्व में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जबकि राजस्थान, गुजरात पश्चिम में और जम्मू कश्मीर ये उत्तर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला या करनाल में। तो बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, और इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है, और मानव निर्मित है ये, अरावली पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कमल। उसके बाद है हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये हो सकते हैं 14। उसके बाद है भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नए राज्य हरियाणा बनाने के लिए सहयोग की स्थापना कब की थी, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रहेगा आंसर डी वाला, 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह या अंबाला में, और ये शुरू की गई है गुरुग्राम में। उसके बाद है हरियाणा में राजस्व मंडल है 7, 6, 5 या 3, और यहाँ पर देखें तो कितने हैं, ऑप्शन बी 6, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था, 1984, 82, 81 या 1987 में, और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो ये था वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, गोरंडा होगा, गोरंडा, करनाल, पंचकुला या सिरसा,
और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन कौन सा है? हरियाणा बीज विकास निगम का मुख्यालय, तो ये पंचकुला में है। HSC जितने भी हैं सारे एक ही लाइन में हैं। अगर आप ये जो पंचकुला गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो जितने भी हैं ये विभाग वगैरह सारे एक ही पास में हैं। मत्स्य है, ये जितने भी हैं, खाद्यग्राम वाला है, तो सारे के सारे जो है HSC का जो ऑफिस है उसी के पास में है। सारे के सारे एक ही लगभग जो है एक ही लाइन में है सारे के सारे। उसके बाद है WH 1270 चौधरी चरण सिंह, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार द्वारा निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? WH 1270। गेहूं, अखरोट, जौ या इनमें से कोई सी भी नहीं। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है ए वाला, तो ये गेहूं की है। उसके बाद है हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल का शहर कौन सा है? तो बुनकरों का शहर भी आप यहाँ वैसे नहीं समझ सकते हैं, तो ऐसे आप समझ जाएंगे एकदम से। तो कौन सा है? ये पानीपत है। उसके बाद है हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, तो कहाँ पर है? दारूगढ़ जो स्थान है रेवाड़ी में, वहाँ पर है। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के इनमें से क्या थे? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी के साहित्यकार। तो इनका जो माना गया है ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। बाल मुकुंद गुप्त ये हिंदी कविता, गद्य और निबंध के प्रसिद्ध लेखक थे और अपने जीवन की शुरुआत से अंत तक वे हिंदी और उर्दू पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। उसके बाद है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र लिखा गया अल्ताफ हाली हुसैन, अमीर खुसरो, उमराव जान या अल्लाह बख्श के द्वारा। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ए वाला, अल्ताफ हाली हुसैन के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। हरियाणा विकास के नाम से दर्शन, संवाद या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग जो पत्रिका जो निकालता है ये है हरियाणा संवाद। उसके बाद है पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई थी 1895, 1857, 48 या 1867 में। तो पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई थी और ये गठित की गई थी 1867 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम हैफेड के मुख्य लक्ष्य है सिवाय ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्तांतरण करना, लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमतें खुले बाजार में स्थिर करना या जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना। तो ये जो हैफेड है इसका लक्ष्य क्या है? और इसका जो लक्ष्य देखें तो इनमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना। तो ये जो हरियाणा वन विकास जो इसका प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना, कृषि तकनीकी का हस्ताक्षर और लकड़ी और काष्ठ के ईंधन की कीमतें खुले बाजार में स्थिर करना है और पर्यावरण का वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये इत्यादि माना गया है। उसके बाद है हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया है? 1008 है, 47, 1000 या 1950 और ये है ऑप्शन सी वाला 1950। तो मतदाताओं के लिए जो मतदान जो है उनके लिए है। तो मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने अपने टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ये, और जो पुलिस नंबर 100 है और ये 1950 वाला जो है चुनाव से संबंधित है, जिस पर आप जो चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।